हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज 12 मार्च 2020 का एडिटोरियल। देखते हैं कि आज के एडिटोरियल में क्या विशेष है। हमें पकड़ना विशेष होता है क्योंकि एडिटोरियल का मतलब ही विशेष होता है, मतलब एडिट, कोई ऐसी चीज एडिट कर देना जो कि विशेष हो। वैसे एडिटोरियल का जो मुख्य मीनिंग होता है वो होता है मॉर्निंग। हम लोग अभी मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम मॉर्निंग में भी स्टार्ट करेंगे एडिटोरियल, राइट। तो खैर स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को और देखते हैं कि आज की सभी एडिटोरियल की न्यूज़ में कौन सी न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। दोस्तों एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले टेस्ट योरसेल्फ। कुछ वोकैबुलरी आपको टेस्ट करनी है, कुछ वोकैबुलरी आपको टेस्ट करनी है इन द सेंस आपको इन वोकैबुलरीज के मीन लिखने हैं। ये वोकैबुलरी जो है ये आपको एडिटोरियल में मालूम पड़ेंगी कि इनके मीन क्या होते हैं, राइट। और उसके बाद ये जो 8 वोकैबुलरी हैं, जी हाँ, ये जो 8 वोकैबुलरी हैं इनका आपका टेस्ट है। इनको आपको बताना है कि आपने क्या समझा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए। नंबर 1 है अकम्पनिंग, सेकेंड है फीड्स ऑफ, थर्ड है एविएशन, फोर्थ है प्लमेटेड जो कि बहुत यूज होती है, फिफ्थ है सोयरिंग, सिक्स्थ है डिसरप्शंस, 7 है कॉन्फ्लिक्ट एंड 8th है दोस्तों वो, नॉट वाव, वो। सो ये है वोकैबुलरी 8 जो आपको बतानी है कि इनके क्या मीन है आफ्टर द एडिटोरियल, राइट। जब हम एनालाइज कर लेंगे उसके बाद आपको बताना है, ठीक है। आइए तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल और देखते हैं कि क्या कह रहा है ये। तो दोस्तों जैसा कि हेडिंग है इसकी, बहुत ही पॉम्पस हेडिंग है, बहुत ही अच्छी हेडिंग है, बहुत ही पॉजिटिव हेडिंग है। स्काईज वाइड ओपन, उसने हेडिंग डाली दोस्तों स्काईज वाइड ओपन। इट मींस स्काई जो है, आसमान जो है वाइड ओपन, वो बिल्कुल ही खुल चुके हैं, वो बहुत ही खुल गए हैं या खुल जाएंगे। वाइडली ओपन मतलब सब जगह के लिए। तो स्काईज वाइड ओपन मतलब कहीं ना कहीं स्काई की बात कर रहा है, तो इट मींस पॉजिटिव बात कर रहा है, राइट। फिर उसने आगे कहा ऑन रिजम्पशन ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स। दोस्तों रिजम्पशन ये जो वर्ड है, ऑन रिजम्पशन, रिजम्पशन जो वर्ड आया है वो आया है रिज्यूम से। किससे? रिज्यूम से। रिज्यूम का मतलब हो गया किसी भी चीज को चालू कर देना, रिज्यूम करना। आप किसी भी चीज को पॉज करते हैं और पॉज के बाद जब आपको हटाना होता है पॉज, आप उसे रिज्यूम करते हैं। उसमें ION लगा दिया तो रिजम्पशन बन गया, मतलब नाउन बन गया, और रिज्यूम वर्ब बन गई। तो उसने कहा ऑन रिजम्पशन ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को चालू करने पर। क्या है, कैसे है, क्या होगा, आगे उसमें देखेंगे। तो ऑन रिजम्पशन ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को चालू करने पर। तो भैया क्या होगा चालू करने पर? तो उसने सेंटेंस में कहा द रिजम्पशन ऑफ रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुड हेल्प द ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो पहले मैं आपको बता दूं, ट्रैवल इंडस्ट्री आप सभी जानते हैं, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री होती है वो ट्रैवल इंडस्ट्री, जो बाई प्लेन होती है वो ट्रैवल इंडस्ट्री होती है। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो होती है दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है हॉस्पिटेबल, मतलब आतिथ्य संस्कार करना, मतलब अतिथि देवो भव, यही हॉस्पिटैलिटी कहलाती है। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स, होटल्स रहे, टूरिज्म के सेक्टर्स रहे, ये सब हॉस्पिटेबल कहलाते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स। तो उसने कहा द रिजम्पशन ऑफ रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स, जो रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनका चालू होना, शुड हेल्प द ट्रैवल, वो ट्रैवल को हेल्प करेगा या उसे हेल्प करनी चाहिए, एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स, और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स को भी हेल्प करनी चाहिए। दोस्तों ये दो बहुत ही मुख्य सेक्टर हैं, बहुत ही मेन सेक्टर्स हैं, राइट। आइए तो सेंटेंस में उसने कहा, यहां से हम स्टार्ट करते हैं और यहां से उसने कहा आपसे द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू अलाउ शेड्यूल्ड कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स टू रिज्यूम ऑपरेशंस फ्रॉम लेटर दिस मंथ विल कम एज बिग रिलीफ टू द ट्रेवल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स विच हैव बीन अमंग द हार्डेस्ट हिट बाय द पेंडेमिक। क्या मीन हुआ? सेनेस में उसने कहा जो गवर्नमेंट का डिसीजन है अलाउ करने का, जो गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि वो शेड्यूल्ड कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स को के ऑपरेशन को रिज्यूम करेगा फ्रॉम लेटर दिस मंथ, इस मंथ के बाद से, विल कम एज अ बिग रिलीफ, ये बहुत ही रिलीफ की सांस होगी, ये बहुत ही आरामदायक बात है। किसके लिए?
टू द ट्रैवल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के लिए विच हैव बीन अमंग द हार्डेस्ट हिट, जिन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे बाय द पैंडेमिक के कारण से, जो अभी कोविड हुआ उसके कारण से जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो दोस्तों इन सेक्टर्स को पड़ा। और गवर्नमेंट जो है इस मंथ के लास्ट में ये निश्चय कर रही है कि अब इनको चालू कर देगी। तो सेंटेंस सिंपल था, गवर्नमेंट्स दोस्तों ये जो है इसने नाउन के संग पॉजेसिव केस बनाया है, गवर्नमेंट में एपोस्ट्रोफी एस लग गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं पोजेशन। तो गवर्नमेंट का पोजेशन है उसके डिसीजंस पे, तो गवर्नमेंट डिसीजन। टू अलाउ, डिसीजन के बाद टू अलाउ, टू हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, इस बात को आप गांठ बांध लें, टू के बाद हमेशा दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। शेड्यूल्ड, टू अलाउ शेड्यूल्ड कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स, सेंटेंस में कहा था द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू अलाउ शेड्यूल्ड कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स टू रिज्यूम ऑपरेशंस फ्रॉम। दोस्तों यहाँ पे जो शेड्यूल्ड वर्ड है वो एक एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। कैसा? एज एन एडजेक्टिव। गवर्नमेंट का जो डिसीजन है अलाउ करने का शेड्यूल्ड कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स को, जो कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं कि ये अब चलेगी जब चलेगी, तो कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स ये नाउन है और यहाँ पे शेड्यूल्ड जो है एडजेक्टिव बन गया है। किसी भी वर्ब में जब आप ईडी लगा देते हैं और वो नाउन को क्वालिफाई करे तो वो एडजेक्टिव कहलाता है, राइट? तो इसको वर्ब मानने की गलती ना करें। विल कम एज अ बिग रिलीफ, तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है द गवर्नमेंट्स डिसीजन, गवर्नमेंट का डिसीजन। और यदि अब मैं आपसे कहूं कि इस सेंटेंस की वर्ब कहां है, इस सेंटेंस की वर्ब कहां है, तो दोस्तों वर्ब है आपकी यहां पे वेलकम एज। वेलकम जो है वो वर्ब है द गवर्नमेंट्स डिसीजन की। ये क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है। यदि मैं आपसे कहूं कि वेलकम, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, तो गवर्नमेंट डिसीजन, और गवर्नमेंट डिसीजन की वर्ब कौन सी है, तो भैया वेलकम। यदि आपको पहचान में नहीं आता है कि सब्जेक्ट और वर्ब कैसे छांटे जाते हैं, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आप ये देखिए कि जो बाकी के शब्द हैं वो फालतू के हैं, उनको छुपा लीजिए और डायरेक्ट रिलेशन बनाइए सब्जेक्ट का वर्ब से। यदि कोई प्रॉपर मीन निकलता है तो मतलब वही सब्जेक्ट है। जैसे मैं यदि कहूं द गवर्नमेंट्स डिसीजन विल कम एज बिग रिलीफ, गवर्नमेंट का जो डिसीजन है विल कम एज आ, वो आएगा एक बहुत बड़े रिलीफ की तरह। तो भाई सीधी सी बात है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि वो डिसीजन जो है वही आएगा, कुछ और चीज नहीं आती, डिसीजन आता है। और किसकी तरह? बिग रिलीफ की तरह। अब वो डिसीजन क्या है, क्यों है, वो सब बीच में दे रखा है, वो सब फालतू की बातें हैं, लेकिन डिसीजन सब्जेक्ट है क्योंकि सेंटेंस का प्रॉपर मीन निकलवा रहा है, राइट? ये थी हमारी थोड़ी बहुत ग्रामर की बात। अब आगे करते हैं। तो भैया आगे उसने कहा यहां पे सेंटेंस में द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो IATA है, आईटा, द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एस्टिमेट्स, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, आईटा इंडस्ट्री जब भी कहा जाता है IATA, इसकी फुल फॉर्म यही होती है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एस्टिमेट, वो अनुमान करता है दैट द ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री सफर्ड अबाउट $201 बिलियन। जो आईटा इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, सहना पड़ा, कितना? $201 बिलियन का लॉस सहना पड़ा बिटवीन 2020 से 2022 तक ड्यू टू कोविड-19। ड्यू टू दोस्तों, ड्यू टू जो है ये काम करता है ओइंग टू का, इसके साथ एक और वर्ड होता है ओइंग टू। तो आप चाहे ओइंग टू का यूज़ करें चाहे ड्यू टू का यूज़ करें, मतलब के कारण से। तो कोविड-19 के कारण से 2020 और 2022 में जो एविएशन इंडस्ट्री है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उसे बहुत बड़ा लॉस $201 बिलियन का, $201 बिलियन का लॉस सहना पड़ा ड्यू टू कोविड-19 एंड द अकम्पनिंग कर्व्स। और कोविड-19 ही नहीं, आगे उसने कहा एंड द अकम्पनिंग कर्व्स, और साथ ही साथ जो बाधा थी ऑन ओवरसीज ट्रेवल एंड डोमेस्टिक मोबिलिटी में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरसीज ट्रेवल्स? मतलब जो बाहर की ट्रैवलिंग है, मतलब फॉरेन ट्रैवलिंग में और डोमेस्टिक मोबिलिटी में जो लोग आ जा नहीं रहे थे, जो बाहर ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, तो ट्रैवल इंडस्ट्री बिल्कुल ठप पड़ गई और जिस कारण से जो इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री, उसको $201 बिलियन का लॉस सहना पड़ा। सिंपल, इट्स अ काइंड ऑफ समरी। आइए करते हैं नंबर नेक्स्ट में कह रहा है आपसे द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री लार्जली फीड्स ऑफ द एविएशन सेक्टर। बहुत बड़े पैमाने पे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है
द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री लार्जली फीड्स ऑफ एविएशन सेक्टर फॉर इट्स अर्निंग एंड जॉब्स ग्रोथ। जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो बहुत बड़े पैमाने पे जॉब्स प्रोवाइड कराती है और एविएशन सेक्टर्स फॉर इट्स अर्निंग्स, और एविएशन सेक्टर्स को अपनी अर्निंग देती है। व्हाट डज इट मीन? मतलब केवल और केवल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के कारण ही एविएशन सेक्टर में जॉब उत्पन्न हो पाती हैं और लोग अर्न कर पाती हैं। यदि हम इन दो इंडस्ट्री को हटा दें तो दोस्तों जो रिसेशन का टाइम है, जो रिसेशन में एक भाग होता है वो बहुत बड़ा भाग हो सकता है। तो उसने सेंस में साफ साफ बात कही, जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है लार्जली फीड्स, वो प्रदान करती है अपना योगदान, वो खिलाती है द एविएशन सेक्टर फॉर इट्स अर्निंग्स, अपनी अर्निंग से एविएशन सेक्टर को, एंड जॉब्स ग्रोथ, और जॉब्स को ग्रोथ देती है। इविडेंट फ्रॉम एस्टिमेट दैट इन 2020, इविडेंट दोस्तों, इविडेंट का मतलब एक गवाह के तौर पे है यहाँ पे। इविडेंट फ्रॉम एस्टिमेट्स दैट इन 2020, यदि हम 2020 के एक एविडेंट को देखें, एक पैमाने को देखें, एक प्रूफ को देखें, द ईयर ऑफ लॉकडाउन्स इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स फ्रॉम टूरिस्ट अराइवल्स फ्रॉम अब्रोड प्लमेटेड 76% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। पहले इसका मीन लगाते हैं। उसने कहा यदि हम लॉकडाउन के साल को देखें तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है फ्रॉम टूरिज्म अराइवल्स, मतलब टूरिस्ट के आने से जो भारत अर्निंग करता है, तो उसमें कितनी गिरावट आई? प्लमेटेड वर्ब है ये। लोगों के बाहर से आने पर जो ट्रैवल एंड टूरिज्म को एक प्लमेटेड मतलब एक नीचा देखना पड़ा, मतलब उनको घाटा सहन करना पड़ा, वो कितना करना पड़ा? 76% का फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। यदि हम पिछले साल से तुलना करें तो भैया इस साल कितना रहा? 25136 करोड़। मतलब इस साल का जो 76% है वो रहा 50,136 करोड़ रुपए उनका रेवेन्यू रहा, लेकिन रहता वो और भी ज्यादा था, तो उनको 76% का घाटा सहन करना पड़ा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। उसने कहा एक समरी के तौर पे जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड कराती है, जॉब्स ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देती है और एविएशन सेक्टर्स में अर्निंग प्रदान करती है। इविडेंट फ्रॉम एस्टिमेट्स दैट इन 2020, 2020 का जो एक इविडेंट है, एक ब्यौरा है, उस तौर पे हम देखें, एक प्रूव है, उसको देखें, द ईयर्स ऑफ लॉकडाउन्स, क्योंकि हम जानते हैं कि 2020 जो है वो एक लॉकडाउन का समय रहा है। इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है, इंडिया की जो बाहर के लोगों से फॉरेन एक्सचेंज से जो इनकम होती है, फ्रॉम टूरिस्ट अराइवल्स, बाहर के लोगों का आना जो होता है, फ्रॉम एब्रोड, बाहर से, प्लमेटेड, उसने घटाया है, कम किया है 76% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। पिछले साल की तुलना में 76% अर्निंग कम हुई है, 250,136 करोड़, जो कि कितनी है? 50,136 करोड़ रुपए। सिंपल। आगे कहना चाह रहा है ऑफिशियल डाटा। यदि हम ऑफिशियल डाटा देखें तो ऑफिशियल डाटा में क्या होता है भाई? ऑफिशियल डाटा शो, ऑफिशियल डाटा हमें दिखाता है दैट इन जस्ट द 9 मंथ्स, की केवल 9 महीनों में, एंडेड दिसंबर 2020, 21.5 मिलियन जॉब्स वर लॉस्ट इन टूरिज्म। तो भाई बहुत सीधी सी बात कही है, ऑफिशियल डाटा दिखाता है कि केवल और केवल 9 महीने, दैट इन जस्ट द 9 मंथ्स एंडेड दिसंबर 2020, मतलब केवल 9 ही महीने हुए 2020 को जाते जाते 21.5 मिलियन जॉब्स वर लॉस इन टूरिज्म, और टूरिज्म ने 21.5 मिलियन जॉब्स जो है वो खो दी हैं। सिंपल है, फिर से रिपीट करूंगा। उसने कहा ऑफिशियल डाटा दिखाता है दैट इन जस्ट 9 मंथ्स एंडेड दिसंबर 2020, 2020 के जाते जाते दिसंबर के 9 महीने हुए थे केवल, और टूरिज्म सेक्टर ने 21.5 मिलियन जॉब्स जो हैं वर लॉस्ट, वो खो दी हैं दोस्तों। वर्क के संग लॉस्ट लगा है, लूज की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, ये सेकंड फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म है, ये दोस्तों पैसिव वॉइस बन जाता है। और यदि आप यहाँ देखें तो यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है, काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा, ऑफिशियल डाटा। तो ऑफिशियल डाटा तो सर सिंगुलर है, शो क्यों है? फिर शोज होना चाहिए। दोस्तों डाटा सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज होता है, लेकिन हाँ डाटा का वैसे जो सिंगुलर होता है वो डेटम होता है, हम सबको मालूम होना चाहिए, डेटम इज द सिंगुलर ऑफ डाटा। लेकिन हम अब इस आधुनिक युग में, मॉडर्न सिविलाइजेशन में हम देखें तो डाटा इज अ सिंगुलर एंड डाटा इज इटसेल्फ प्लूरल। सिंपल। आइए नंबर नेक्स्ट। उसने कहा हाउएवर, जैसे भी द डिसीजन टू ओपन अप इंटरनेशनल ट्रैवल्स, जो डिसीजन है कि भाई खोल दें इंटरनेशनल ट्रैवल्स को, मतलब बाहर से और यहां से जाना आना, हैज कोइंसाइडेड विद द इंटेंसिफिकेशन ऑफ सैंक्शंस ऑन रशिया इन द वेक ऑफ इट्स इन्वेजन, उस पर जो प्रभाव पड़ा है विद द इंटेंसिफिकेशन ऑफ सैंक्शंस, जो रशिया पे सैंक्शंस लगाए गए हैं उसका, इन द वेक ऑफ इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, और यूक्रेन पे जो आक्रमण हुआ है उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है इंटरनेशनल ट्रैवल पर। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा आपके लिए।
उसने कहा हाउएवर द डिसीजन टू ओपन अप इंटरनेशनल ट्रैवल हैज कोइंसिडेड विद द इंटेंसिफिकेशन, जैसे भी हम डिसीजन लें कि भैया ओपन कर दें इंटरनेशनल ट्रैवल को, हैज कोइंसिडेड मींस इफेक्ट, कि प्रभाव पड़ा है। भाई किस चीज का प्रभाव पड़ा है? ये यहां पे मेरा पेन जो है, प्रभाव पड़ा है किसका? विद द इंटेंसिफिकेशन, बहुत तेज ऑफ सैंक्शंस का, जो सैंक्शंस बैन लगाए गए हैं रशिया पर, इन द वेक ऑफ इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, और जो यूक्रेन पे उसका आक्रमण है उसके आने से जो इंटरनेशनल ट्रैवल है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। आगे उसने कहा विच इन टर्न्स हैज सेंट ऑयल प्राइसेस सोयरिंग, जिसके बदले उसने क्या किया? उसने ऑयल प्राइस को बढ़ोतरी दे दी है, मतलब ऑयल प्राइसेस जो है वो सोयर कर गए हैं, ऑयल प्राइसेस सोयरिंग, जो ऑयल प्राइसेस को बढ़ा दिया है ऑन फियर्स ऑफ डिसरप्शंस ऑफ ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन्स। और क्या होगा भैया? और इस डर के कारण भी कि जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन है इन पे भी बाधा उत्पन्न हुई है, इन पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक बार मैं इसकी समरी बता देता हूं आपको। सेनेस ने कहा हाउएवर द डिसीजन टू ओपन अप इंटरनेशनल ट्रैवल हैज कोइंसाइडेड विद द इंटेंसिफिकेशन ऑफ सैंक्शंस ऑन रशिया, जो रशिया पे जो सैंक्शन लगाए गए हैं उससे इंटरनेशनल ट्रैवल जो है उसके जो हम लोग डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि इसको ओपन कर दें इंटरनेशनल ट्रैवल को, उस पर प्रभाव पड़ा। इन द वेक ऑफ इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जो यूक्रेन पे इसका आक्रमण था उसके आने से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है। विच इन टर्न हैज सेंट, जिसके बदले में ऑयल प्राइसेस सोयरिंग, which in turn has sent oil prices soaring on fears of disruptions to global energy supply chains, जिस कारण से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं, और किस डर से? ऑन फियर्स ऑफ डिसरप्शंस, जो बाधा उत्पन्न होगी टू ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में। जैसा कि हम जानते हैं कि रशिया भी एक कंट्री है जो कि ऑयल को एक्सपोर्ट करता है, तो इस डर से भी ऑयल की जो प्राइसेस हैं उसमें क्या हुई है? उसमें बढ़ोतरी हुई है। आगे उसने कहा द प्राइस, सेंटेंस कह रहा है दोस्तों, द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल हैज जूम्ड, जो प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल हैं वो बढ़े हैं टू हिस्टोरिकल पीक्स। यदि हम हिस्टोरिकल पीक्स की तुलना में देखें तो भैया आज तक सबसे ज्यादा जो प्राइस हैं उसके क्रूड ऑयल के वो बढ़ गए हैं। एज अ रिजल्ट, एक रिजल्ट के तौर पे एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF प्राइसेस हैव आल्सो जंप्ड बाय ऑलमोस्ट 60% ईयर ऑन ईयर, और हर साल जो 60% प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो किसके बढ़ रहे हैं? ATF के, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। मतलब केवल और केवल ऑयल ही की प्राइस नहीं बढ़ रही, जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उसके भी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और कितना बढ़ रहा है? 60% हर सालाना बढ़ता जा रहा है। आगे उसने कहा सेनेस ने, दिस मंथ, इस महीने, इंडियाज स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो इंडिया की स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, रेज्ड ATF प्राइसेस, उन्होंने ATF के प्राइसेस बढ़ा दिए फॉर द 5th टाइम दिस ईयर। इसी साल 5वीं बार भी ये बढ़ गए, मतलब 4 बार तो बढ़ ही चुके हैं, 5वीं बार फिर बढ़ा दिए गए हैं इस महीने। एंड दिस वॉज बिफोर क्रूड सोल्ड टू नियर रिकॉर्ड हाइज, और इवन इतना ही नहीं बल्कि जो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने थे उससे पहले ही 5 बार इसके दाम बढ़ चुके हैं टू नियर रिकॉर्ड हाइज, जो कि रिकॉर्डेबल हाई है, जो कि बहुत ज्यादा ही हाई है, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक चिंताजनक बात है दोस्तों रशिया और यूक्रेन की, जो इसने बात कही एज अ समरी बात कहें, जिस कारण से ऑयल के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं और वो इतने बढ़ रहे हैं कि भैया अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ATF है, मतलब जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, वो भी 60% हर साल बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि रशिया से भी ऑयल आता है, एक्सपोर्ट होता है, और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो इस ऑयल को नहीं बनाती है, जो इंपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा। तो हर एक कंट्री जो इंपोर्ट कर रही है उनमें एविएशन के जो प्राइजेज हैं और जो फ्यूल के प्राइजेज हैं वो डेफिनेटली दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये उसका एक सार है। आगे उसने कहा fuel cost typically constitute about 1/5 of global airlines operating expenditure, and multiple price increases are certain to hurt airlines margins and viability। बहुत खूबसूरत बात कही कि भैया जो फ्यूल की जो कॉस्ट है टिपिकली कॉन्स्टिट्यूट, वो बहुत मुख्य रूप से बनी हुई होती है 1/5 ऑफ ग्लोबल एयरलाइंस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, जो ग्लोबल एयरलाइन को ऑपरेट करने में जो एक्सपेंडिचर खर्च होता है उस पूरे एक्सपेंडिचर का जो 1/5 पार्ट है वो तो केवल और केवल फ्यूल ही कंज्यूम करता है। तो जब फ्यूल की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो भाई सोचो ग्लोबल एयरलाइन की कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, एयरलाइंस में कॉस्ट हर तरीके से बढ़ जाएगी। फिर से रिपीट करूंगा, उसने कहा कि फ्यूल कॉस्ट टिपिकली कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/5 ऑफ अ ग्लोबल एयरलाइंस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। जो फ्यूल कॉस्ट है टिपिकली कॉन्स्टिट्यूट, दोस्तों कॉन्स्टिट्यूट जो है वो यहां पे वर्ब है, क्योंकि कॉस्ट हमारा प्लूरल है तो आप ये ध्यान रखेंगे।
कॉस्ट जो है वो प्लूरल है, इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूट जो है वो प्लूरल वर्ब यहां पे बनी है। तो सेनेस ने कहा जो फ्यूल की कॉस्ट है वो टिपिकली कॉन्स्टिट्यूट, वो बहुत ही मुख्य रूप से बनती है 1/5 ऑफ अ ग्लोबल एयरलाइंस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। जो ग्लोबल एयरलाइंस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होता है, मतलब ग्लोबली तौर पे एयरलाइन को जो ऑपरेट करने पे एक्सपेंडिचर होता है, जो पूरा एक्सपेंडिचर है उसका जो 1/5 है वो तो केवल भैया किस में चला जाता है, फ्यूल कंजम्प में। मतलब फ्यूल ही जो है सबसे ज्यादा 1/5 पार्ट देता है एक्सपेंड करने में, किसको, एयरलाइन को। इट मींस आप एविएशन के जितने भी खर्चे जोड़ लें, उन खर्चों में सबसे ज्यादा खर्चा किसका होता है, फ्यूल का होता है। और जब फ्यूल के रेट और बढ़ेंगे तो डेफिनेट है कि बाकी सबके रेट अपने आप बढ़ जाएंगे। लेकिन इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, तो उसने आगे कहा एंड मल्टीपल प्राइस इंक्रीजेस। और ये जो प्राइस है ये मल्टीपल तौर पे, मतलब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, दुगने होते जा रहे हैं। आर सर्टेन टू हर्ट एयरलाइंस, और निश्चित ही ये एयरलाइंस को क्या करेंगे, ये हर्ट करेंगे, ये चोटिल करेंगे। मार्जिन्स, तो एयरलाइन को कैसे करेंगे, एयरलाइंस मार्जिन्स, मतलब एयरलाइन के बिजनेस को हर तरीके से ये हर्ट करेंगे। एंड वायबिलिटी, और इसकी कंटिन्यूटी को भी ये हर्ट करेंगे। भाई जब प्राइस बढ़ेंगे तो एयरलाइन बिजनेस जो है उसमें कठिनाई आएगी, और वायबिलिटी, एयरलाइन की कंटिन्यूटी में भी क्या आएगी, बाधा आएगी। जब पैसेंजर ही नहीं होंगे तो एयरलाइन क्या चलेगी। और पैसेंजर क्यों नहीं होंगे भाई, जब इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट पैसेंजर्स कैन अफोर्ड दैट मच ऑफ प्राइस, राइट। चलिए, आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा सब कुछ, राइट। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, और एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। मुझे तो बहुत पसंद है ये। अब देखते हैं आपको भी पसंद आएगा। दोस्तों आगे कहा उसने द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन हैज ऑल्सो ट्रिगर्ड। ये जो ट्रिगर्ड है दोस्तों, यहां पे हैज के संग वर्ब यूज हुई है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, इसके संग ट्रिगर्ड यूज हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो गया। जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो विवाद है, झगड़ा है, यूक्रेन हैज ऑल्सो ट्रिगर्ड, तो यूक्रेन ने भी बढ़ा दिया है क्या, अ शार्प जंप इन अ वाइड रेंज ऑफ कमोडिटी प्राइसेस। मतलब यूक्रेन ने नहीं बढ़ाया, इसका मतलब है द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन हैज ऑल्सो ट्रिगर्ड अ शार्प जंप। जो यूक्रेन में इस समय विवाद चल रहा है उस कारण से भी बहुत ज्यादा उछाल आ गया है, बढ़ाव आ गया है। अ शार्प जंप इन वाइड रेंज ऑफ कमोडिटी, मतलब वाइड रेंज, बहुत बड़े, और लेकिन वो बहुत विस्तृत रूप में, किसमें, कमोडिटी पर। कमोडिटी मतलब वस्तुओं में बहुत ज्यादा एक जंप आ गया है, उसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं कमोडिटी प्राइसेस के। दैट इज पोटेंशियली सेट टू क्विकन इन्फ्लेशन अक्रॉस द ग्लोब, जिसने जन्म किसको दे दिया है, जिसने सेट कर दिया है इन्फ्लेशन को, कि भाई पूरे संसार में अब इसके कारण जो कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो पोटेंशियली, मुख्य रूप से, ताकतवर रूप से जो इन्फ्लेशन है अक्रॉस द ग्लोब वो भी बहुत जल्द सेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दिस इज चिंता की बात है वैसे ये, लेकिन सेनेस ने कहा दिस इज बाउंड टू सीप इनटू द कॉस्ट ऑफ ओवरसीज ट्रेवल, और इस कारण से ये होना ही होना है, दिस इज बाउंड, ये निश्चित है, टू सीप इनटू द कॉस्ट ऑफ ओवरसीज ट्रेवल एज वेल। साथ ही साथ जो ओवरसीज ट्रेवल की जो कॉस्ट है, मतलब बाहर यात्रा करने की या बाहर से यहां आने की, वो भी सीप इनटू करेगी, वो भी इंक्रीज करेगी, स्लोली इनकी इंक्रीज करे, लेकिन वो उस पर भी फर्क पड़ेगा। जब भाई कहीं भी युद्ध होता है तो डेफिनेट है दोस्तों, यदि वहां से कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट तो नहीं, यदि वहां से कुछ एक्सपोर्ट किया जाता है तो इसका मतलब यदि उस क्षेत्र में कोई दिक्कत चल रही है तो उसकी जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो संपूर्ण संसार पर पड़ेगा। तो वही इफेक्ट उसने कहा कि ट्रेवल में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं फिर से बताऊंगा, दिस इज बाउंड टू सीप इनटू, और ये भी एक बहुत चिंता का विषय है, दिस इज बाउंड मतलब ये भी निश्चित है, सीप इनटू की धीरे धीरे इंक्रीज होगा, द कॉस्ट ऑफ ओवरसीज ट्रेवल, बाहर जाने की यात्रा में भी इंक्रीज होगा, एज वेल, साथ ही साथ विद ट्रेवलर्स नीडिंग टू बजट मोर। और अब क्या बात आई, अब आई बात ट्रेवलर्स की, तो जो ट्रेवलर्स हैं उनको भी जरूरत है बजट की, कि मोर फॉर फूड एंड एंटरटेनमेंट, कि वो भी अपना बजट बढ़ा लें एंटरटेनमेंट और फूड के लिए। यदि आप यूएस की यात्रा कर रहे हैं या रशिया की यात्रा कर रहे हैं और आप अभी तक कर रहे थे कि भैया हाँ मैं खाना खा लूंगा 10 रुपए में, मतलब 10,000 रुपए में लेके चलूं, अब आपको 20,000 लेके जाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग है उसके कारण जो कॉस्ट ऑफ फूड है और कॉस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है, ये दोनों की कॉस्ट बढ़ जाएगी, राइट। क्या सोच रहे हैं, एंटरटेनमेंट फ्री में मिलता है? नहीं, अब इनकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो सेंटेंस में देखिएगा क्या कहा उसने, This is bound to seep into the cost of overseas travel as well, with travelers needing, और travelers को जरूरत है more food, मतलब to budget more food। यहाँ पे दोस्तों to budget जो है वो वर्ब है, टू के संग बजट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वैसे बजट नाउन होता है, तो टू बजट का मतलब कि अपना इकोनॉमिक कंडीशन सुधार लेना, बना लेना। तो भैया ट्रैवलर्स को जरूरत है कि वो अपना बजट बना लें, मोर, अधिक,
किसके लिए? फूड एंड एंटरटेनमेंट। जो वो रखते थे फूड और एंटरटेनमेंट के लिए, अब उससे अधिक बजट बना के जाएं। आगे देखते हैं। आगे उसने कहा कि भैया, ये मेरा पेन पता नहीं क्यों खो जाता है, हाँ, एयरलाइंस विल फाइंड इट अ चैलेंज टू फिल सीट्स। एयरलाइंस जो है अब उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा अपनी सीटों को भरना। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिटेबली, प्रॉफिट के साथ अपनी सीटों को भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गिवन द कॉम्बिनेशन ऑफ राइजिंग कॉस्ट, गिवन द कॉम्बिनेशन, और क्यों? जिस कारण से जो राइजिंग कॉस्ट बढ़ रही है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, और जो इकोनॉमिक मतलब व्यापारिक तौर पे जो अनसर्टेनिटी बढ़ रही है बाय द कॉन्फ्लिक्ट इन ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट के कारण, एंड द रेसिडुअल फियर, और जो बचा कुछ डर है अमंग ट्रैवलर्स, लोगों में, ट्रैवलर्स में, और वो किसका डर है? न्यू वेरिएंट ऑफ द SARS-CoV-2, कि भैया जो थोड़ा बहुत बचा उसमें भी जो SARS-CoV-2 है उसने भी ट्रैवलर्स को क्या पहुंचाई? बहुत ज्यादा हार्म किया, बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई। तो लोगों में डर भर गया है। इस कारण भी एयरलाइंस इंडस्ट्री को बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, और वो अपनी सीट फिल कर लें प्रॉफिटेबली, ये भी बहुत मुश्किल सा है अभी, राइट? ये थी समरी इसकी, यहां तक कि आगे उसने कहा strict regulations as various parts of the world cautiously open their borders to visitors will only add the burden of the aviation and the hospitality industry। भैया बहुत साफ साफ कह रहा है वो, उसने कहा जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं एविएशन इंडस्ट्री के द्वारा जो बनाए जाएंगे, वो भी क्या करेंगे? नॉट एविएशन इंडस्ट्री के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं वो भी क्या करेंगे? वो भी एविएशन इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बाधा पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई कॉशियसली ओपन देयर बॉर्डर्स, जो कंट्री टू कंट्री है वो अपने बॉर्डर्स जो है बहुत ही सचेत होकर खोलेंगी, बहुत ही अलर्ट होकर खोलेंगी, कहीं दोबारा ना फैल जाए। टू विजिटर्स विल ओनली एड टू द बर्डन, और ये जो सारी चीजें हैं ये केवल बर्डन ही उत्पन्न करेंगी। भाई सीधी सी बात है, जब कोविड की लहर चल रही है तो इसका मतलब है बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका बर्डन किसको सहन करना पड़ेगा? इसके लिए सिक्योरिटी लगेगी एविएशन में, बहुत सारे चेक्स होंगे, तो खर्चे भी बढ़ेंगे लोगों की, और एविएशन इंडस्ट्री को भी बहुत सारी चीज़ों को न्यू अप्लाई करना पड़ेगा। तो वही उसने कहा, मैं इस लाइन को दोबारा बता देता हूँ आपको, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एज, दोस्तों जो एज आ गया वो सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो है स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। तो जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, जैसे कि वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉशियसली ओपन देयर बॉर्डर्स, जो संसार के बहुत सारी जगह हैं वहां पे उनके जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत ही सचेत होकर, बहुत ही अलर्ट होकर खोलेंगे अपने बॉर्डर्स। टू विजिटर्स, विजिटर्स के लिए, विल ओनली एड टू द बर्डन ऑफ द एविएशन, वो क्या होगा? जो बॉर्डर्स को बहुत ही सचेत होकर खोलेंगे वो केवल और केवल एविएशन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का बर्डन ही बढ़ाएंगे, कुछ और नहीं करेंगे। इतना सब कुछ हो गया, इसके बाद इन इंडस्ट्री का और भी बर्डन बढ़ जाएगा, जिस कारण से क्या होगा? बहुत मुश्किल है कि उनकी सीटें जो हैं एविएशन इंडस्ट्री की, एयरप्लेन की, प्रॉफिटेबल अंदाज में भर सकें, राइट? आइए आगे कहना चाह रहा है एंड, और मतलब सेंटेंस अभी आगे घूम रहा है, with the pandemic and restricted mobility having steered corporates to conduct business online effectively, केवल यहां तक समझेंगे। तो उसने कहा और पैंडेमिक के चलते चलते रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, जो लोगों के आवागमन पे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, हैविंग स्टील्ड कॉर्पोरेट्स, उन्होंने जन्म दे दिया है कॉर्पोरेट सेक्टर को टू कंडक्ट बिजनेस, की वो बिजनेस को कंडक्ट करें ऑनलाइन इफेक्टिवली। कैसे ऑनलाइन? मतलब भाई आप टच करोगे, बहुत ज़्यादा मिलोगे, बहुत ज़्यादा जाओगे तो कोविड फैलेगा ही फैलेगा। तो भाई इस समय आपने देखा होगा कि ऑनलाइन स्टडी चल रही है, जैसे आप भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो ये जो ऑनलाइन है, यही कॉर्पोरेट सेक्टर को बताया गया है कि केवल इन्हीं को बढ़ावा दिया जाए, केवल वर्चुअल चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, ना कि लोग आपस में कॉन्टैक्ट करें। तो उसने कहा इफेक्टिवली, फिर आगे कहा गेटिंग बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल बैक टू प्री पैंडेमिक लेवल्स विल बी अ टफ आस्क। यहाँ पे दोस्तों एक गड़बड़ है जो कि अभी अभी हम लोगों ने ध्यान दी, ये आस्क नहीं होना चाहिए, ये वर्ड यहाँ पे होना चाहिए टास्क, राइट? तो ये जो आस्क वर्ड है इसको आप हटा लेंगे, मतलब ऐसा नहीं है मैंने गलत लिखा है, ये एक्चुअल में न्यूज़पेपर में ही गलत आया है, ये टास्क होना चाहिए, TASK, जिसका हम मतलब जानते हैं कि कोई काम, कोई वर्क। तो फिर से रिपीट करूंगा मैं आपसे, उसने कहा गेटिंग बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल बैक टू प्री पैंडेमिक, मतलब बिजनेस को दोबारा उसी फेस पे लाना, उसी फाउंडेशन पे लाना जो कि प्री पैंडेमिक था, लेवल्स विल बी अ टफ टास्क, ये बहुत ही टफ होगा। मतलब बिजनेस जैसा चल रहा था पैंडेमिक से पहले, उसको वैसे ही फेस पे लाना, उसी फाउंडेशन पे लाना, ये बड़ा ही टफ होगा इंडस्ट्री के लिए। रीस्टोरिंग विजिटर कॉन्फिडेंस, विजिटर के मतलब जो लोग आते हैं घूमने, उनके कॉन्फिडेंस को रीस्टोर करना,
रीस्टोरिंग, दोस्तों पार्टिसिपल यूज हुआ है, आईएनजी लग गया। रीस्टोरिंग विजिटर कॉन्फिडेंस थ्रू एनफोर्समेंट ऑफ कोविड-19 प्रोटोकॉल्स, कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए विजिटर के कॉन्फिडेंस को बनाए रखना एंड वाइडनिंग वैक्सीनेशन कवरेज, और हर इंसान को वाइड तौर पे, मतलब हर इंसान को वैक्सीनेशन कराना अलोन में नॉट बी इनफ, ये इतना कठिन नहीं होगा। व्हाट डज इट मीन? मैं दोबारा समझाना चाहूंगा आपको। सेनेस में कहा रिस्टोरिंग विजिटर कॉन्फिडेंस थ्रू एनफोर्समेंट ऑफ कोविड-19 प्रोटोकॉल्स एंड वाइडनिंग वैक्सीनेशन कवरेज अलोन मे नॉट बी इनफ। दोस्तों यहाँ पे मुश्किल से नहीं है, यही पर्याप्त नहीं होगा। मतलब भाई ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को इतना फर्क पड़ा है, इतना ज़्यादा दबाव पड़ा है, लेकिन आप यदि ये सोचें कि हमें दोबारा से विजिटर का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, उनका कॉन्फिडेंस दोबारा लाना है कि हाँ जी जाओ यात्रा करो और जाओ ट्रैवलिंग करो, ये इतना आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोविड-19 जो प्रोटोकॉल्स है, मतलब कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल्स भले ही वो फॉलो कर लें, भले ही उनको वैक्सीनेशन लग जाए, लेकिन लोगों के मन में जो डर है वो तो अभी बना ही हुआ है और वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। ये हो गया सेनेस का मीन। फिर उसने कहा कि यही चीज पर्याप्त नहीं होंगी। एस्टिमेट्स शो, जो एस्टिमेट है, जो मूल्यांकन है, ये बताता है दैट इनडायरेक्ट टैक्सेस टेक अवे 21% ऑफ एयरलाइंस रेवेन्यू। जो एयरलाइंस रेवेन्यू है, एयरलाइंस रेवेन्यू का इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो 21% तो वैसे ले लेते हैं। हॉबलिंग द सेक्टर, जिसने सेक्टर को, एविएशन सेक्टर को क्या कर रखा है? हॉबल कर रखा है। मतलब इस कारण से बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं एविएशन सेक्टर में कि 21% एक बहुत बड़ा भाग होता है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है एविएशन सेक्टर पे लगाया जाता है, जिस कारण से एविएशन सेक्टर की कमर जो है वो वैसे टूट जाती है। फिर आगे उसने कहा लोअरिंग एटीएफ मतलब एटीएफ को कम करना, लोअर मतलब कम करना, एटीएफ को कम करते हुए, एटीएफ के प्राइसेस को कम करते हुए बाय कटिंग ड्यूटीज को काट कर जो गवर्नमेंट अपनी ड्यूटीज लगाती है, इज एन ऑप्शन, केवल वही एक ऑप्शन है, इज एन ऑप्शन द गवर्नमेंट मस्ट वे, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकती है। यदि गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई लोग ट्रेवल करें, लोगों के लिए कॉस्ट सही पड़े, तो लोग क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट ने जो ड्यूटीज लगाई हैं अपने स्टैंडर्ड से, उन स्टैंडर्ड्स में जो ड्यूटीज हैं उनको कम करे, जिस कारण से लोअरिंग एटीएफ प्राइसेस, जो एटीएफ प्राइसेस हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे। एटीएफ प्राइसेस कम करते हुए बाय कटिंग ड्यूटीज, और एटीएफ प्राइसेस कैसे कम होंगे? यदि गवर्नमेंट अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको कट कर ले। इज एन ऑप्शन, ये एक ऑप्शन है कि गवर्नमेंट मस्ट वे, गवर्नमेंट जो हमें प्रोवाइड करा सकती है, गवर्नमेंट जिस चीज को चालू कर सकती है। एवरीथिंग मस्ट बी डन टू वू बैक मोर टूरिस्ट, सब कुछ किया जाना चाहिए, एवरीथिंग मस्ट बी डन, सब कुछ किया जाना चाहिए, मतलब जो भी पॉसिबल कंडीशन है वो सब की जानी चाहिए, टू वू बैक, दोबारा से बैक होने के लिए, मोर टूरिस्ट, दोबारा से मोर टूरिस्ट को लाने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए। वू बैक मतलब दोबारा से चीज़ों को एनकरेज करना, दोबारा से लाना। तो एवरीथिंग मस्ट बी डन, सब कुछ किया जाना चाहिए टू वू बैक मोर टूरिस्ट, अगेन एंड अगेन, बहुत सारे टूरिस्ट को लाने के लिए। मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको बात समझ में आई होगी दोस्तों। बहुत सिंपल है, वर्ब और सब्जेक्ट में कुछ नहीं था, यहाँ पे सब कुछ सिंपल था। यदि आप एक सेंटेंस को पढ़ते हैं और जहां आपको आईएनजी दिखाई देता है, तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि आईएनजी से पार्टिसिपल बनते हैं यदि उसके आगे नाउन है तो, राइट, और वही पार्टिसिपल कभी ना कभी क्या काम कर लेते हैं? सब्जेक्ट का काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाती है। सेंटेंस का मीन बहुत सिंपल था। यदि मैं समरी में बताऊं तो एविएशन इंडस्ट्री में होने वाली जो परिवर्तन है उनको बताया गया है। एविएशन इंडस्ट्री का आज ये पूरा का पूरा चैप्टर था, ये पूरा का पूरा एक एडिटोरियल था जिसने एविएशन इंडस्ट्री के सामने जो कठिनाई उत्पन्न हो गई हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म के सामने, जो हॉस्पिटैलिटी के सामने जो कठिनाई उत्पन्न हो गई हैं, उनको बताया है कि सरकार को केवल और केवल यही नहीं करना चाहिए कि भाई जो रेट लग रहे हैं वो उसी रेट से लगे रहें, उसको ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ को कम करना चाहिए, कैसे भी करके टूरिज्म को उसे आकर्षित करना चाहिए गवर्नमेंट को, जब भी काम बन सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की एडिटोरियल, जो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए टेस्ट योरसेल्फ, मैंने आपसे कुछ वोकैब पूछी थी, यदि आपको मालूम पड़ गई तो प्लीज पहले आप उनको नोट डाउन करेंगे, उनको लिख लेंगे और उनका आंसर देंगे, और फिर यहां चेक करेंगे कि इनके मतलब क्या थे। मैं आपको एक बार फिर से इनकी मीनिंग क्लियर कर देता हूं जो मैंने आपसे पूछे थे। सबसे पहला है दोस्तों अकम्पनिंग। अकम्पनिंग का मीन्स होता है प्रोवाइडेड और अकरिंग एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स। अकम्पनी का मतलब वैसे होता है साथ देना या कुछ प्रोवाइड कराना साथ ही साथ, अकम्पनी। सेकेंड है फीड्स ऑफ। फीड्स ऑफ का मतलब होता है किसी को कुछ खिलाना,
गेन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, जैसे उसमें स्ट्रेंथ आ जाए, फीड ऑफ। थर्ड है एविएशन, फ्लाइंग इंडस्ट्री कहलाती है दोस्तों एविएशन, एरोप्लेन से संबंधित इंडस्ट्री एविएशन कहलाती है। प्लमेटेड, ये बहुत यूज हो रहा है आजकल, हर चैप्टर में मतलब हर एडिटोरियल में आता है। शार्पली डिक्लाइन, बहुत तेजी गति से नीचे आना, प्लमेटेड कहलाता है। सोयरिंग, जस्ट इसका अपोजिट है, सोयरिंग मतलब बढ़ना, प्राइस इंक्रीज होना, किसी भी चीज का इंक्रीज होना, सोयरिंग। डिसरप्शन, डिस्टर्बेंस कहलाता है, बाधा कहलाती है डिसरप्शंस। मैंने आपसे 8 वोकैबुलरी पूछी थी, यहाँ पे 14 आ गई हैं, तो वो जो 8 हैं आपको केवल 8 के आंसर देने हैं, बाकी आपके लिए कॉस्टलेस हैं, मतलब आप इनको लर्न करें। कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े होते हैं। डिसएग्रीमेंट, वो का मतलब होता है दोस्तों सपोर्ट, ये हमने लास्ट पैसेज के पैराग्राफ में लास्ट में पढ़ा था। वो मतलब सपोर्ट करना, किसी भी तरह से कस्टमर को, कंज्यूमर्स को सपोर्ट करना। सीक द फेवर, किसी का फेवर ढूंढना, तो फेवर करना मतलब सपोर्ट करना। कर्ब, दोस्तों कर्ब का मीन्स होता है रिस्ट्रिक्शन, किसी को रिस्ट्रिक्शन लगाना किसी पर, या फिर बाधा उत्पन्न करना। वायबिलिटी का मतलब होता है लाइव, बहुत ही लाइव एग्जांपल्स, या कंटिन्यू, कोई भी चीज कंटिन्यू वे में चले, या बहुत ही जीवंत। ट्रिगर्ड का मतलब होता है इंक्रीज करना, ट्रिगर्ड आउट मतलब बढ़ा देना। हॉबल का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना। वॉक इन अ ऑकवर्ड वे, हॉबल सिचुएशन मतलब बहुत ही गिरी पड़ी सिचुएशन। सीप, इंक्रीज स्लोली, बढ़ना लेकिन सीप की तरह, आपने देखा होगा सीप जो एक एनिमल है, सी एनिमल, तो सीप मतलब बहुत ही स्लोली वे बढ़ना। रिजम्पशन, रिजम्पशन मतलब रिज्यूम, दोबारा से स्टार्ट कर देना, रिजम्पशन। राइट एवरीवन, ये थी आज की वोकैबुलरी। मैं आशा करता हूं कि आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई कैसा भी डाउट है तो प्लीज मुझे लिखना ना भूलें, और साथ ही साथ लिखने के दोस्तों फीडबैक जरूर दें, जो भी आपको समझ में आया या जो नहीं समझ में आया। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे मालूम है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। राइट एवरीवन, so thank you everybody, take care of yourself, stay happy, stay healthy, stay hungry. Thank you, namaskar.